अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कवर करेंगे BCRW, बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये मैं कवर करूँगी ICM में पी के लिए भी और BCom पार्ट 2 के लिए भी। ये बेसिकली बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं होता, जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, हम बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम ऑफिस में बात करते हैं या हम घर में कैजुअल बात करते हैं, ये सब वो तरीके हैं। ठीक है। अब सजेशन तो यही है कि ये 3 बुक्स हैं, अब इन तीनों में से किसी का भी मटेरियल ना छोड़ें, ठीक है? क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ बस ज़हन में बिठाने की बात है, तो एक टॉपिक को आप पिक करें और तीनों बुक्स में से देख लें कि कहीं आपने कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं किया। चीज़ें तीनों तरफ सेम होंगी, लेकिन कहीं पे एक का जगह पे जाके टर्मिनोलॉजी कोई और यूज़ हो जाएगी। ये बेसिकली बीकॉम पार्ट 2 के लिए होती है, ठीक है? और आपकी जो बेसिक बुक है, जो आपको ICMB में लगवाई जाती है, वो होती है ये CA की, ठीक है? इसमें वही सब मटेरियल होता है। अब मूव करते हैं अपने स्टडी मटेरियल की तरफ, जो हमने आज टॉपिक करना है। आज इंशाल्लाह हम लोग पार्ट A का 1 कंप्लीट कर लेंगे। एट वेरी फर्स्ट वी हैव रोल ऑफ कम्युनिकेशन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन आपको आपकी मटेरियल्स में नहीं मिलता। रोल ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होता। बेसिकली वो कहता है कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन की, हम लोग को क्यों कम्युनिकेट करना चाहिए। अब अगर दो इंडिविजुअल्स आपस में बात कर रहे हैं, तब भी उन्हें कुछ वर्ड्स, कुछ एटीट्यूड, कुछ चाहिए होगा आपस में कम्युनिकेट करने, कोई टॉपिक चाहिए होगा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आप बिल्कुल खामोश रहेंगे या आप इशारों में भी बात नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट पर्सन को कैसे समझ आएगी कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। जो कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल अगर हो, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और जो कंपनीज़ हैं जहाँ पे डिस्कशंस ही होनी होती हैं, मीटिंग्स ही होनी होती हैं, उनमें भी, ग्रुप्स में भी एक डिस्कशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो हमारी बात आगे पता कन्वे कैसे होगी, आगे किस तरह पहुंचेगी, ठीक है? इसमें सिर्फ ये है कि इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ग्रुप के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिविजुअल अगर बात करेगा तो पता चलेगा कि इसकी एजुकेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका आइडिया क्या है, या कि क्या करना चाहता है, इसकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है? और अगर ग्रुप की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, वो अगर कम्युनिकेट करेंगी तो वो प्रोग्रेस करेंगी, ठीक है? तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नेक्स्ट वी हैव डिफाइनिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये आपको तीनों बुक में मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट आते हैं इस पर। डेफिनेशन में ये होता है कि कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो निकला है कम्युनिस से, लाइक 3 वर्ड से, ठीक है? इधर भी यही है, इधर भी यही है, और थर्ड में भी यही है, ठीक है? इसमें वो कहता है कि ये, इसका मतलब होता है एक्सचेंज, कि दो लोगों के दरमियान कोई बात जो है वो एक्सचेंज हो रही है। अब एक्सचेंज किस चीज़ का है? वो एक्सचेंज है बात का, लव्स का, आइडियाज़ का, और ओपिनियंस का, इमोशंस का, ठीक है? ये डेफिनेशन तीनों जगह यही होगी, ठीक है? एक्सचेंज, ठीक है? और आपकी जो आगे फर्दर बुक्स हैं उसमें उसने डिफाइनिंग और क्लासीफाइंग में 2 चीज़ें और लिख दी हैं, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन सिर्फ ये जो इमोशंस हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, ये आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बोल कर सामने वाले पर्सन को समझा रहे हो, आप समटाइम्स नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस भी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर गेस्ट आए हैं, यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग फ्रॉम द टेबल। आपकी मम्मा क्या करेंगी? आपको आंखों से इशारा करेंगे और आप समझ आओगे, ओ अभी मैंने इसको टच नहीं करना। ओके, हेयर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आते हैं हमारी CA की बुक में, ठीक है? इसमें वो क्या कहते हैं? इसमें वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, कम्युनिकेशन का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर सकें, ठीक है? हम कहीं एडमिशन लेंगे या किसी से कोई क्वेश्चनिंग करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना। तो हमारा एक मकसद ये भी होता है कि हम इन्फॉर्मेशन हासिल करें। एक ये भी मकसद होता है कि अब जो इन्फॉर्मेशन हम तक आ गई है वो हम लोगों तक फैलाएँ, उन्हें भी बताएं कि भाई आप यहाँ से ऐसे अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ से नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं, आप ये करके पास हो सकते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। इसके अलावा तीसरा एक ये भी है कि जहाँ पे कोई मकसद नहीं है, इन्फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोगों को अच्छे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करने हैं, ठीक है? तो एक मकसद इसका ये भी होता है कि हमने रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। हुस्न अखलाक रखेंगे तो लोग हमसे दोबारा बात करेंगे, ठीक है? इसी में कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड होती हैं। वो मज़ीद चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ ये क्या है कि हमने मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, मैसेज सेंड करना होता है अपने रिसीवर तक। इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो मैसेज है वो हमारे जिसको हम देना चाह रहे हैं उस तक पहुंच जाए, ठीक है? उसमें अगर उसने इसके
टाइप्स बना दी हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, हमने ज़ाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन भेजी होती है, हम पीछे कर चुके हैं। एडवाइस है, रिलेशनशिप में जब हम अच्छे मेंटेन करते हैं तो हम उनको नसीहत भी दे देते हैं, काउंसलिंग भी हो जाती है उनकी, ठीक है। उसके बाद सजेशंस, हम उनको सजेशंस आइडियाज़ भी देते हैं। ऑर्डर, हमने अगर किसी को कोई काम करवाना हो, ऑर्डर देना हो, तो भी हम कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली जो मेन टाइप्स थी तो वो वही थी, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको मज़ीद उसने एक्सप्लेन कर दिया है, मज़ीद जिस तरह इसमें टर्म्स कहते हैं वो आ गई हैं, ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से हो जाएं। मोटिवेशन, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तभी हम किसी को मोटिवेट कर पाते हैं। परसुएशन, जब हम किसी को, हमने अगर कायल करना हो कि भाई आप ये काम करो, तो उसको उस चीज़ पर लाने के लिए हम उसको थोड़ा सा उकसाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें उसको साथ थोड़ी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, थोड़ी बातचीत करनी पड़ती है। वार्निंग, अगर हम लोग को गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, हम लोग उससे कहना चाह रहे हैं नहीं करो या अवॉइड करो, तब भी हमारी टोन में, हमारे लहजे में, हमारी कम्युनिकेशन में चीज़ मालूम पड़ती है। निगोशिएशन, अगर हमने कोई निगोशिएशन करनी हो, अगर हमने किसी भी किस्म का जो फ़ैसला है, जो मामला है वो तय करना हो, बहस हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो या पैसों का एक्सचेंज वगैरह हो रहा हो, तो हम लोग उसको फिर निगोशिएशन करने के लिए, मामलात को ठंडा करने के लिए भी बातचीत ही तो करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भाई बात करोगे तो तुम्हारे ज़हन में जो तुम्हारा ख़यालात हैं वो बेहतर होंगे, तुम्हें एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस के एक क्या लंबा सारा प्रोसीजर होता है एक मैसेज को कम्युनिकेट करने में। बेसिकली तो बस व्हाट्सएप होता है या मैसेज होता है, फ़ोन पकड़ो, टाइप करो, सेंड कर दो। लेकिन हम देखेंगे बुक्स में क्या मेथड है। ओके, अब हम बुकिश नॉलेज की तरफ आ जाते हैं। ये जो हमारी चुन्नी मुन्नी सी बीकॉम की बुक है, ये हम लोग को कहती है प्रोसेस में क्या होता है। सिर्फ एक भेजने वाला शख्स हो, एक उसका पैगाम हो और रिसीवर हो, ठीक है। और कंप्लीट में क्या आ जाएगा भाई, फीडबैक भी तो आए, फीडबैक आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई मैसेज किया है कि नहीं किया। अब आपको रिप्लाई ही ना आए और सीन हो जाए तो आप क्या समझोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं CMA के लिए बुक्स की तरफ। इसमें वो कहता है कि होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन साइकिल भी कहते हैं। और इसमें 6 इसके पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये सेंडर की एक्टिविटी होती है, ये सेंडर ने काम करना होता है। और जो नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज़ हैं वो रिसीवर की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये काम रिसीवर ने करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया, इसमें वो कहता है कि सबसे पहले हमने एक चीज़ अपने माइंड में गैदर करनी है कि हम लोग क्या नेक्स्ट पर्सन को सेंड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मीटिंग में है या किसी भी और जगह पे हम लोगों को नेक्स्ट पर्सन को कन्वे करना पड़ता है कि हमारी ये चीज़ बाय करो, तो हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए कि हम उसको किस तरीके से मैसेज लिखें या क्या हमने उसको सेंड करना है। इनकोडिंग कहते हैं वो ज़रिया, वो सॉफ्टवेयर, वो सर्किट जिससे आपका जो मैसेज है वो ट्रांसफॉर्म होकर नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचना है, ठीक है। ट्रांसमिशन, उस तक मैसेज पहुंचाना कि आपने उसका एड्रेस वगैरह लिखकर उसको सेंड कर देना है। अगर हम यहाँ पे एक लेटर कर लें तो फॉर्मेशन ऑफ आइडिया में आएगा आपने जो ख़त लिख रहे हो, ठीक है। इनकोडिंग में आएगा आप जिस पोस्ट के ज़रिए वो भिजवा रहे हो, ठीक है। और या अगर लैंग्वेज आप दोनों की चेंज है, आपकी और उसकी चेंज है, तो आपने उसकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद ट्रांसमिशन, जिस तरीके से आप उसको पहुँचा रहे हो, एड्रेस दे रहे हो और फिर वो उससे कोरियर से आगे उस तक ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आगे ये जो सेंडर ने भिजवा दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। अब आगे है रिसीवर, रिसेप्शन। अब जिस शख्स को आपने सेंड किया, जिस एड्रेस पे सेंड किया, वहाँ पर एक शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जो उस ख़त को रिसीव करेगा, ठीक है। डीकोडिंग, वो जो मैसेज उस तक आया है, जब बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, वो कोर्ट्स में भी मैसेज सेंड करती हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, क्योंकि साइबर आपको पता है क्राइम कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो ये करती है कि ड्यूरिंग प्रोसेस कोई उसका मैसेज जो है वो पढ़ ना ले, तो वो जो उसको चेंज करती है उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। और जब वो उस तक पहुंच जाता है तो उसके पास तरीके होते हैं उस मैसेज को सही फॉर्म में लाने के, तो वो उसको डीकोडिंग कर देते हैं। उस मिस्टीरियस मैसेज को, वो पज़ल को सॉल्व करके एक आंसर बना लेता है जो उसने उसको भेजा होता है। और जो रास्ते में शख्स है, चाहे वो लेटर को ओपन भी करें, उनको समझ कोई नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है इनकोडिंग, ये होता है डीकोडिंग। इनकोडिंग कहते हैं कि किस तरीके से भेजा जा रहे हैं उसको चेंज करना, सर्किट वगैरह। और डिकोडिंग होती है जब रिसीवर के पास आ गया तो वो उसको समझता है, उसको अपनी लैंग्वेज में करता है, उसको फिर
रिवाइज करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स, फिर जब उसको समझ आ जाती है, डिकोडिंग हो जाती है, तब फिर वो रिस्पॉन्स करता है। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट, और अगर वो रिस्पॉन्स करता है तब हम इसे कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। और अगर यहाँ पर कहीं पर आकर हमारा प्रोसेस रुक जाए और वो आगे पहुँचे ही ना, कोई नॉइज़ आ जाए या कंप्यूटर एरर आ जाए, अगर आपने कोई मेल वगैरह सेंड किया था वो रास्ते में ही ड्रॉप हो गया, वो सेंड ही नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि नॉइज़ आ गई, मसला बन गया, वो आगे पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए ये भी वही है, मैसेज लिखना है, मैसेज को ट्रांसमिट करना है, इनकोड करना है, उसके बाद जो मैसेज इनकोड किया उसको आगे भेज देना है, ट्रांसमिटेड कर देना है, उसके बाद मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद वो उसको डीकोड करेगा, उसके बाद वो फीडबैक देगा। यानी कि चीज़ हर जगह सेम होती है, इसमें सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। कम्युनिकेशन में कुछ भी रट्टाल नहीं है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको सेम ऐसे ही लगेंगे जैसे प्रोसेस था। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। अब कंपोनेंट्स में क्या होता है, एक सेंडर भाई साहब होते हैं, एक मैसेज होता है, फिर एक मीडियम होता है जिससे हम लोग उसको भेजते हैं, फिर एक रिसीवर होता है, फिर एक फीडबैक होता है। ठीक है, वही जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। द डिफरेंस इज़ कि वो एक तरीका था, वो प्रोसेस था। ठीक है, अब ये उसकी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हैवी बुक्स की तरफ। इसमें भाई साहब क्या कह रहे हैं, इसमें ये है कंपोनेंट्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक मैसेज होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात में कोई वसन होना चाहिए, आप बोंगी बातें ना करते हो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ किसी को पहुंचानी है, अगर आपने किसी को ज़हमत देनी है, तो आपके पास कोई बात भी हो। ठीक है, आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज भी हो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि सेंडर। अब अगर आप यहाँ से देखें, सेंडर को ही हम लोग इनकोडर कहते हैं। इनकोडर, सेंडर जो होता है वो मैसेज सेंड करता है, चाहे रिटर्न हो चाहे स्पीक में हो। ठीक है, अब जब वो मैसेज सेंड करता है तो वो उस तरह के सिंबल यूज़ करता है जो रिसीवर को समझ आ सके। वो रिसीवर के लेवल पर जाकर बात करता है। ठीक है, अपनी नॉलेज के ऊपर जाकर बात नहीं करता। ठीक है, मैसेज, फिर वो मैसेज लिखता है, अपना जो आइडिया होता है वो कम्युनिकेट करता है। ये वर्बल भी हो सकता है, ये नॉन वर्बल भी हो सकता है। उसके बाद बारी आती है मीडियम की, फिर वो ज़रिए देखता है कि वो किस ज़रिए से जो अपना मैसेज है वो पहुंचाएगा। अब इसमें दो मीडियम्स हैं, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, एक ओरल है, एक रिटन है। अब वो बता रहा है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो रिटन है ये ज़्यादातर फॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन भी हो, क्योंकि बेसिकली जब हम ओरल बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी फजूल चीज़ें भी बीच में ऐड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ठीक है, तो अब वो इन दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं कि ओरल जो है वो इमीडिएट होता है, आप बिना कुछ सोचे समझे कह देते हो कि भी हाँ मुझे अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। और रिटर्न जो होता है ये डिलेड होता है, आप थोड़ी सी उस पर रिसर्च करते हो, आप अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करते हो, फिर आप उसके ऊपर देते हो। ये बहुत शॉर्ट होता है और ये लॉन्गर होता है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। ये कन्वर्सेशनल है, आम गप्पेबाजी है। ये जो फॉर्मल है, आप सूट बूट पहन के बात करते हो। ये इंटरपर्सनल रिलेशन होता है, आप और आपके मदर बैठ के टॉक कर रहे हो, या आप आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हो। और ये कंटेंट बेस होता है कि आपके पास मीटिंग के लिए कोई एक एजेंडा होता है, आप उसके ऊपर बात कर रहे होते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन, ये फटाफट इसके ऊपर एक्शन ले जाता है। डिलेड एक्शन, इसका एक्शन भी थोड़ा सा डिले होता है, हम लोग हर चीज़ देख के एनालाइज करके फिर एक्शन लेते हैं। ओरल में कुछ भी डिटेल्स नहीं होती, लेकिन रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओरल पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन ये जो है इसमें पर्सनल चीज़ें कम होती हैं।
इसमें इजी लैंग्वेज होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। ये सिंपल होता है, ये परमानेंट होता है, इसका कोई इतना रिकॉर्ड नहीं होता। वॉइस का कोई क्या रिकॉर्ड रखेगा। ये ए ए ए ए ए ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर। रिसीवर को हम लोग डिकोडर कहते हैं, जिसको जो मैसेज पहुंचा होता है वो उसको सुनता है, समझता है और उसको फिर अपने वे में समझता है। उसे हम लोग कहते हैं डिकोडर, जो इन कोडर को डिकोड करता है। ठीक है। फीडबैक, फिर वो फीडबैक भी देता है। ठीक है। फीडबैक में वो बता सकता है अच्छा है या बुरा है। ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आइडिया परसेप्शन। आइडिया परसेप्शन ये सेंडर इनकोड करता है, फिर मीडियम आता है, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर होता है और फिर फीडबैक होता है। अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें कि हमने एक कंप्यूटर से चीज़ सेंड करनी है, तो हमने वहाँ से सेंड की, एक सेंडर है वो बैठा है, उसने कंप्यूटर पे टाइपिंग की है, उसने एक सेटअप बनाया है और फिर उसने वो सेंड कर दिया है कंप्यूटर से। ठीक है। अब कंप्यूटर ने वो नेक्स्ट कंप्यूटर में वो ट्रांसमिट हुआ है, उसने उसको डिकोड किया है और फिर उसने उसको रिसीवर को पढ़ाया है, फिर रिसीवर ने जो है उसको पढ़ के फीडबैक दे दिया, अंडरस्टैंड करके फीडबैक दे दिया। ठीक है। इसका परसेप्शन आइडिया होता है, इसका परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद इधर देखिए कितनी डिटेल है। Now at next we have characteristics of communication। ठीक है। characteristics में बेसिकली 7 C's के एलिमेंट्स ही आते हैं, बट 7 C's को अलग किया गया है, characteristics को अलग किया गया है। पहले थोड़ी सी बच्चों को नॉलेज दी है, फिर उनको बड़े लेवल पर ले जाके 7 C's करवाए हैं। तो अब हम मूव करते हैं characteristics पर। characteristics जो हैं वो हमारी बुक में मौजूद नहीं है, जितनी भी 3 बुक्स मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ये नेट किया था। द रीज़न इज़ के CA में पास करने के लिए आपको आपकी क्लास पर नहीं जाना, आपको आपके बुक के मटेरियल पर नहीं जाना, आपको आना है आपके कंटेंट पे और आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है कि इसमें से कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने ये गूगल किए थे, विकीपीडिया किए थे। ठीक है। अब इसमें क्या था कि खसूसियत ये होती है कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर हो, कि नेक्स्ट पर्सन को आपके मैसेज समझ में आए। आप वो लैंग्वेज यूज़ करो जो उसको समझ में आए। ठीक है। उसके बाद करेक्ट मैसेज, आप फैक्ट पे मैसेज भेजोगे। आप कोई ऐसी बात ना कर रहे हो जो ग्लोबली या जो नेट सर्च करने पे उसके ऑपोजिट आए। ठीक है। आप एक नॉलेज वाली बात कर रहे हो, आपका मैसेज जो है वो करेक्ट हो और आपका मैसेज कंप्लीट हो। आपने अपनी बात जो है वो इमोशनल में ना की हो, आपने कंप्लीट मुकम्मल एक बात की कन्वे की हो। उसके बाद प्रिसाइज, आपने मुकम्मल बात तो करनी है लेकिन आपने इतना ही डिटेल में नहीं चले जाना कि आपका जो मैसेज है वो 6-7 पेजेस का बन जाए। प्रिसाइज रहना है, 1-2 पेजेस में या 1 पेज में, जितनी आपकी बात उसको समझ आ सके, जितने शॉर्ट वर्ड्स में प्रिसाइज में समझ आ सके, आपने उसको प्रिसाइज में रखना है। उसके बाद रिलायबिलिटी, वो डाटा रिलायबल भी हो। अगर वो गूगल पर सर्च करें, अगर आप फैक्चुअल की बात कर रहे हैं तो उसको वही चीज़ मिले। ठीक है। और आप उससे बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की और रियल लाइफ में आप वो नहीं हैं, तो ये चीज़ ना हो, रिलायबल हो। ठीक है। वो आपकी बात पे यकीन कर सकता हो। उसके बाद कंसिडरेशन, अगर आप उससे कोई बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी कोई बेनिफिट है। ठीक है। और अगर आप उससे कोई बात कन्वे कर रहे हैं तो इसमें उसका भी बेनिफिट है। अगर आप उससे कोई नॉलेज दे रहे हैं तो उसकी नॉलेज में इंक्रीज़ हो रहा है, इन्हेंसमेंट हो रही है, वो ग्रो करेगा। और जो आप दे रहे हैं, आपकी अपनी जो नॉलेज है वो एक अपर लेवल पे चली जाएगी। जब आप चीज़ को सिखाते हैं तब आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं बनिस्बत के जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो कंसिडरेशन होती है दोनों तरफ के लिए। ठीक है। अब हम आते हैं बैरियर्स पर। देखिए जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है ना, मैंने आपको इसी से समझाया है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स में क्या आता है,
बैरियर्स बेसिकली हमारी सब बुक्स में मौजूद हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं बैरियर्स, वो मुझे यहाँ से अच्छे लगते हैं। द थिंग इज़ के इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं जिनकी टर्मोलॉजिस्ट वो एमसीक्यूज़ में पूछता है, ठीक है। अब बैरियर्स में वो कह रहा है कि बैरियर्स क्या होते हैं कि हर शख्स का एक अपना यूनिक फ़िल्टर होता है, वो चीज़ को समझता अपने तरीके से है। आप उसको बात कुछ कह रहे होते हो, उसको मीनिंग कुछ और समझ आता है, क्योंकि हर शख्स का माइंडसेट एक अपना होता है। तो जहाँ पर हर शख्स का माइंडसेट अपना हो, वहाँ मसले आते हैं, वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ बहस होती है, वहाँ थोड़ी-सी बैरियर्स आते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स आकर होती हैं। अब इसमें इसमें 7 बताए हुए हैं। कन्वेंशन ऑफ मीनिंग, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, वैल्यूज़, नॉलेज, इंटरेस्ट, क्लैश बाय दिलजीत दोसांझ एंड इमोशनलिज्म, ठीक है? कन्वेंशन ऑफ मीनिंग में वो कहता है सेंडर जो है वो एक मार्केट का पर्सन है, उसकी नॉलेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और जिसको वो मैसेज भेज रहा है वो एक सिंपल सा बिजनेसमैन है। उसकी इतनी मार्केट में इसकी इतनी मार्केट की नॉलेज नहीं है। अब बुल एंड बियर एक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है जो आपको भी इन फ्यूचर आएगी, जब आप मार्केट टर्म्स पढ़ेंगे आपको तब इसकी समझ आएगी, ठीक है। अब उसने अपने मैसेज में बुल एंड बियर टर्म यूज़ कर दिया है, ये होती है मार्केट की सिचुएशन। अब नेक्स्ट पर्सन जिसको उसने सेंड किया वो तो समझ रहा है अच्छा एक बैल है तो एक भालू है, क्या करेंगे इसका। तो यहाँ पर बनता है मसला, ठीक है, कि जो सेंडर है वो अपनी नॉलेज पे बात कर रहा है, रिसीवर की नॉलेज पे जाकर बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह काम करना है, वो इसी में हम देखेंगे। अब एक होता है डेनोटेशंस, एक होता है खोनोटेशंस और एक होता है इफ्यूफिमिज्म, ठीक है। ये तीनों कन्वेंशन के आगे से सब हेड्स हैं, ठीक है। डेनोटेशंस क्या होता है कि किसी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग पहले हम कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखा हुआ है, या अगर आप बात करें मैन की, तो मैन में आ जाते हैं आप, अगर आपके फादर की बात करें तो यहाँ पे इमोशंस आते हैं। मैन में बहुत से लोग आ जाते हैं, आपके फादर आ जाते हैं, आपके भाई आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इमोशंस होते हैं, एक चीज़ का और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इनमें फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट, इससे भी बहुत प्यारी फीलिंग होती है, ठीक है। तो कॉन्नोटेशन एक ही बात के मैन के अंदर से मज़ीद मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। लेकिन टेनोटेशंस इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड के मज़ीद आगे से मीनिंग से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर और टेबल या बुक, इसमें कोई इमोशन नहीं है, चेयर है, हाँ ठीक है चेयर है, ठीक है। तो डेनोटेशन डायरेक्ट मीनिंग और कॉन्नोटेशंस एक्स्ट्रा मीनिंग्स। इफ्यूफिमिज्म ये होता है कि अब आप एक बिज़नेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक शख्स डिले पे डिले करी जा रहा है, वो बिज़ी था, पेमेंट उसने इसलिए डिले की, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं उसे पेमेंट करनी ही नहीं है शायद, ठीक है। तो आप उसे कहोगे तुमने मेरी पेमेंट नहीं दी, वो कहेगा यार ऐसे कैसे बैड बिहेव कर रहे हो। तो इफ्यूफिमिज्म कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ बेशक ना पसंद हो, ठीक है, आपको उससे उलझन हो रही है, तब भी आपने नेक्स्ट पर्सन से अपनी जो बात है वो पोलाइट वे में ही करनी है। यहाँ एक बड़ी मज़े की एग्जांपल लिखी हुई है कि आपको किसी ने कुछ चीज़ें सेंड नहीं की, तो आप उसे ये नहीं कहोगे यू आर अ लायर, तुमने सेंड ही नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। आप उसे ये कहोगे शायद आप भूल गए हों, ठीक है। तो हमने ज़रा पोलाइट चलना है ताकि हमारा जो बिजनेस है वो रनिंग में रहे, ठीक है। अब इसको ओवरकम कैसे करना है, इसको ओवरकम इस तरीके से करना है कि सेंडर ने अपने लेवल पे नहीं सोचना, सेंडर ने रिसीवर के लेवल पे जाके सोचना है, उसके लेवल के वर्ड्स यूज़ करने हैं, उसके लेवल पे पोलाइट होके जाना है। जब हम लोग किसी का तेज़ लहजा या गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते हैं तो रिसीवर हमारा क्यों बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को कम करना है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, हर शख्स का हकीकत को तस्लीम करने का जो एक विज़न होता है वो अपना होता है, ठीक है। अब किसी शख्स के लिए एक पर्सन किसी और तरीके का है, तो वो किसी शख्स के लिए बहुत अच्छा भी है, किसी के लिए बहुत बुरा भी है। तो हर किसी की रियलिटी को समझने का अपना एक तरीका होता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक है एब्स्ट्रैक्टिंग, एक है इन्फेरिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि जब हम किसी को एक मैसेज भेजते हैं, तो वो जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, हम
डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर्सन को मैसेज भेज रहे हैं कि आप हमसे ये सब चीज़ें सप्लाईज जो हैं वो बल्क में परचेज़ कर सकते हैं। उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ शैम्पूज़ का है, वो जाएगा शैम्पू के कैटलॉग किधर है, वो डायरेक्ट शैम्पूज़ में जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस पर जाता है और बाकी सब इन्फॉर्मेशन को वो साइड कर देता है। इन्फेरिंग क्या होता है? इन्फेरिंग होता है कि उसने जो कुछ चीज़ें सोची होती हैं, एज्यूम की होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांड है, आपकी जो मार्केट अभी आप आए ही हो, आपकी भी मार्केट में इतनी रेपुटेशन नहीं है। वो कहता है इसकी तो रेपुटेशन ही नहीं है, मैं यहाँ से क्यों बाय करूँ? वो आपको ट्राई ही नहीं करता। वो अपनी ही एजम्पशंस पे, ऑब्जर्वेशंस पे एक कंक्लूजन मार्क कर देता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ठीक है? इसे कहते हैं इन्फेरिंग। अब इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? इसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा कम करे, थोड़ा कम सोचे और हर बंदे को एक ट्राई का मौका दे। और जब उसको कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो उसको पूरा का पूरा पढ़े, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ना पढ़े। उसके बाद वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन। अब इसमें क्या होता है कि हमारा अपना जो कल्चर होता है जिस माहौल में हम पढ़े बड़े होते हैं, ठीक है, और हमारी अपने जो राय वगैरह और ख्यालात होते हैं, राय होते हैं, वो भी एक मैसेज को बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक शख्स है क्लोज माइंड, तंग नज़र है वो, ठीक है। उसने जिस चीज़ को ए समझ लिया है ना, कैपिटल ए, उसने ए ही समझा है। अब उसको स्मॉल ए करके बताओगे ना कि ये भी ए होता है, वो कहेगा नहीं होता, मुझे तो भी कैपिटल ए ही समझ में आता है। तो वो क्लोज माइंड्स कि वो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए ईजी ही नहीं होता। सेंडर्स क्रेडिबिलिटी, अब एक ये भी होता है कि जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाए, ठीक है। अब यूट्यूब पे बेशुमार लेक्चर्स होंगे डिफरेंट तरीके के, ठीक है। अब आपको आपकी जिस तरह की नॉलेज है, आप जिस तरीके से समझ सकते हो, तो आपको अगर वही उस तरह के शख्स मिले समझाने के लिए तब आप उसको पिक करोगे और बाकी सब जो चैनल्स हैं वो साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल की क्रेडिबिलिटी भी होती है, ठीक है, कि उसको कितनी आवाम देख रही है या वो कितना को मैसेज अपना सही से पहुंचा पा रहा है। सलेंटेड स्टेटमेंट, ये सलेंटी वाली स्टेटमेंट होती है, स्काई ब्लू वाली सलेंटी। सिलेंटेड का मतलब होता है कि उसका अपना ही एक कलर होता है, वो चीज़ों को अपने ही नज़रिए से समझता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बात कर रहे हैं। उसको बस ये फ़र्क पड़ता है कि आप उसको अच्छे नहीं लगते। अब आप अच्छी भी बात करेंगे तो उसके लिए बात बुरी ही है, ठीक है। उसको बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ठीक है। इसको कम करने का तरीका क्या है? इसको कम करने का तरीका ये है कि एक शख्स जो है वो ऑनेस्ट रहे, वो लिमिट में रहे और वो अपने माइंड को थोड़ा-सा ओपन करे, न्यू चीज़ों को भी अडॉप्ट करना वो सीखे, ठीक है? और फैक्ट्स पे बिलीव करे। लैक ऑफ नॉलेज, ये थोड़ा-सा हम पीछे कर चुके हुए हैं कि जो बैरियर आता है कि सेंडर और रिसीवर की नॉलेज जो है वो सेम नहीं होती, तो वहाँ फ़र्क आता है, ठीक है? तो नॉलेज जो है वो उसके लेवल पर जाकर ही बात करनी चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, उसका सराउंडिंग देखनी चाहिए कि वो किस माहौल में पला-बड़ा है और उस लेवल पर जाकर बात करनी चाहिए, ठीक है? बैरियर भी इसका ये है कि सेंडर को चाहिए उसके लेवल पे जाके बात करें। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर आप डिजिटल वॉच सेल कर रहे हैं और रिसीवर का कोई मूड नहीं है डिजिटल वॉच बाय करने का, उसको वो चलानी नहीं आती, उसको वो पता नहीं है, तो वो क्यों देखेगा? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट ना हो वहाँ पर भी बैरियर आता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स में से अपने कस्टमर को वही चीज़ सिखाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। पर्सनैलिटी क्लैश, कुछ लोग होते हैं उनका टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट होता है, कुछ लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ हो रही है, वो बहुत काम होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे किसी का टेम्परामेंट शॉर्ट हो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप बहुत स्मार्ट प्ले करें और उसको टैकल कर लें, ठीक है। इमोशनलिज्म, और ख़ुद कभी भी अपना टेम्परामेंट शॉर्ट ना करें बिकॉज आपने अभी बिजनेस रन करना है। इमोशनलिज्म कि एक जो शख्स है वो बहुत इमोशनल है, इरेशनल बातें जो हैं वो ना की जाएं। इमोशनल जो है वो इरेशनलिज्म को लेके जाता है, ठीक है। अब आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको चाहिए कि आप इरेलेवेंट बात ना करें, इरेशनलिज्म में नहीं रहना, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बुक की तरफ। इसमें वो कह रहा है डिस्टॉर्शन, नॉइज़ आ गई, मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो ये बैरियर हो गया हमारा। ओवरलोडिंग कि मैसेज बहुत ज़्यादा था
वो प्रोसेस ही नहीं हो सका, और जो रिसीव करने वाला है उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो इतना लॉन्ग मैसेज पढ़े। ठीक है, डिफरेंस के दोनों की एजुकेशन में डिफरेंस है। जब हम वो कर चुके हैं ना हैवी चीज़ें, तो ये हमें बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड की क्रेडिबिलिटी हम कर चुके हैं, अनफेमिलियर लैंग्वेज हम कर चुके हैं, बुल एंड बियर। इम्प्रॉपर टाइमिंग ये नहीं हमने किया। इनप्रॉपर टाइमिंग ये होती है अब कोई शख्स मीटिंग में बैठा हुआ है, वो मीटिंग कर रहा है एक एजेंडे पे, अब और उसकी जो दूसरे एजेंडे पे मीटिंग है वो कुछ टाइम बाद है। अब इस मीटिंग में उस वाली मीटिंग की बात करो तो उसका तो सर घूमेगा ना, उसको तो ये भी बात समझ नहीं आएगी। तो पहले एक चीज़ ख़त्म होने दें, उसके बाद उसकी स्टार्ट करें। टाइमिंग का जो है वो बहुत ध्यान रखें। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव एटीट्यूड डिफरेंस। दोनों का जो चीज़ को समझने का रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है। बेसिकली एटीट्यूड ना ये नहीं होता कि नखरीली है या नखरे वाला है या गुस्से वाला है। एटीट्यूड बेसिकली होता है रवैया, हमारी जो अपने यकीन होते हैं, हमारी जो ज़रूरियात होती हैं, इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीपल, एक गांव का है और एक शहर का है। ठीक है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुख्तलिफ होंगी। एक इंग्लिश में बात करता है, एक उर्दू में बात करता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ज़ाहिर से हम पढ़ चुके हैं सिलेंडेड स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये इसमें इमोशनलिज्म आ जाएगा कि रिसीवर जो है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना चाहिए, जो फजूल चीज़ें हैं उसको साइड पर निकाल देना चाहिए। सेलेक्टिव परसेप्शन, कि उसे पता हो। Selective perception is a problem in which receiver hears message based on his or her interest. ओके, ये वो इंटरेस्ट वाला है। सेलेक्टिव परसेप्शन, कि वो अपने इंटरेस्ट जितनी ही बात पकड़ता है, बाकी छोड़ देता है। ये हमने किया था एब्स्ट्रैक्टिंग में। ठीक है, उसके बाद डिफेंसिवनेस, कि उसको लगता है कि नहीं ये तो मुझे डरा रहा है, ये तो मेरे साथ बुरा कर देगा। ठीक है, वो क्लैश वाली बात इसमें आती है। नॉइस, नॉइस से भी हमारा मसला होता है। अब आगे काइंड ऑफ नॉइज है, नो नीड टू डू दिस। ओके, एंड नाउ फ्रॉम अनदर बुक, सेंटर रिसीवर के दरमियान इशू होता है, नॉइज होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट वो इसी को कहते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पानी, बहस होती है। ठीक है, सिलेक्टिंग जो है वो रॉन्ग होती है, इंटरप्शन हो जाती है, नॉइस वगैरह आ जाती है। रिसीवर जो होता है वो फीडबैक नहीं देता, इन्फॉर्मेशन दोनों की सेम नहीं होती, सिस्टम नहीं अच्छा होता, स्टीरियोटाइप असम्पशंस उसने खुद से असम्पशंस की होती हैं। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। टेक्निकल है, पुअर लिसनिंग है, नॉन वर्बल साइंस है, वो नो कहता है, वो यस समझता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ओवरलोडिंग भी हम कर चुके हैं। डिफरेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन भी हम कर चुके हैं। सेंडर एंड स्पीकर्स, उनका डिफरेंस है, एक दूसरे को डिसलाइक करना है, उनका फिजिकल डिस्टेंस है बिटवीन। माई बैटरी इज़ लो। फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन है, सेलेक्टिव परसेप्शन है। ठीक है, तो आपने देखा है कि तीनों बुक में जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन सेम है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आता है जब हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ को छोड़ देते हैं और हम सिर्फ बीच की चीज़ें लेते हैं। अब मैंने आपको ये यहाँ से क्यों करवाया था, क्योंकि इसमें बहुत ईजी है। यहाँ पे जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको हर मटेरियल वहीं से स्टार्ट नहीं करवाया जहाँ पे ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ थी। ठीक है, ज़्यादा हैवी वर्ड से। अब अगर आप चाहते हैं कि आप पास करें तो आपको चाहिए कि आप कंटेंट पे फॉलो रखें। अगर आपने कंटेंट को फॉलो कर लिया है तो आप ये देखें कि आपके पास इतना भी मटेरियल है, जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बुक्स लेने की, परचेज़ करने की। अगर आपके पास सिर्फ एक बुक है आप उससे भी कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपके पास 3 है तो आप एक टॉपिक को पिक करें और तीनों में से उसको देखें। सिर्फ एक बुक से उसको रेडी करें और उसके बाद जो आपके पास फर्दर बुक्स हैं उनमें देख लें कि एनी एडिशनल पॉइंट, इफ़ एनी एडिशनल पॉइंट। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे लिख लें। ठीक है, सारा सम अप करने के बाद जो आपको समझ आई है वो नेक्स्ट पे शॉर्ट वर्ड्स में लिख लें, ताकि जब आप इसको दोबारा देखें तो आपको वो 3 बुक्स जो हैं वो सर्च आउट ना करनी पड़े। एक बुक जैसे आपने तैयार किया आप वो देखें, उसके बाद आप ये देखें। ठीक है, अब आते हैं बीकॉम वाले बच्चों की तरफ। ये हमारा सारा हो गया, थैंक यू। बीकॉम वाले बच्चों के लिए ये है कि आपने क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से याद करने होते हैं। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस हम कर चुके हैं। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन में नहीं किया, ये हम करेंगे आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन याद करने होते हैं। 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन का पोर्शन आता है। ठीक है, उसके बाद ये भी हम कर चुके हैं, कंपोनेंट्स।
ठीक है, बैगेट्स भी हम कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये हम फिर करेंगे। आपका जो काम आपका बेसिकली होता है कि आपने जिस तरह BCW में लिखे हुए हैं क्वेश्चन ऊपर, आपने इस तरह फुल फ्लेज क्वेश्चन रेडी करने हैं और उसके बाद बैक से शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने हैं, बस। थैंक यू।